जय हिंद दोस्तों। भैया अभी वो चेंज हो गया, वेंडर वगैरह चेंज हो गया है ना। इसकी न्यूज़ तो आई रही थी पहले से कि भाई चेंज होगा कुछ टाइम बाद। और मैंने पहले भी कहा था कि ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। चेंज हो गया है। अभी हुआ क्या ना कि अभी हल्ला सा मचना शुरू हो जाएगा कि वेंडर चेंज हो गया है। अब तुमने जो अभी तक जो पढ़ा है, प्रीवियस ईयर सवाल करे हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है ना। प्रीवियस ईयर की जो किताबें खरीदी हैं उसका कोई लेना देना नहीं है। ये नई किताब खरीद लो। इस वाले वेंडर ने ये वाले एग्ज़ाम कराए थे पहले, तो अब इसकी सिर्फ इसी की किताब खरीदो। अगर उसने टफ एग्ज़ाम कराए होंगे, चलो क्वांटम कैट खरीद लो, है ना। ये चलेगा। और सब करेंगे ना, कुछ 2-4 कोर्स भी आ जाएँगे अभी कि भई नया चेंज हो गया है तो एकदम सब कुछ चीज़ें चेंज हो जाएँगी। लेकिन उनको एक चीज़ बहुत ढंग से समझनी पड़ेगी कि अपन जो प्रीवियस ईयर करते हैं ना, जैसे प्रीवियस ईयर अपन सवाल करते हैं वो क्यों कर रहे हैं, है ना? उसका अपनी जो तैयारी है उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ना? अपनी जो एनालिटिक दिमाग की जो है ना एनालिटिक रीज़निंग है वो कैसे इम्प्रूव होती है उससे। अब मान लो देखो, सबसे पहली बात तो एसएससी का जो सिलेबस है वो तो चेंज हुआ नहीं है ना, वो वैसा का वैसा है। अब चेंज क्या हो सकता है कि भाई सवाल पूछने का तरीका हल्का-सा चेंज हो जाएगा। एकदम ऐसा तो करेंगे नहीं कि कंप्लीटली चेंज हो जाए, है ना? जब टीसीएस आया था तब भी लोगों ने सेम चीज़ कही थी कि भाई बिल्कुल ही चीज़ें एकदम चेंज हो जाएगी, ठीक है? जबकि ऐसा हुआ नहीं, हल्का-सा उन्होंने ट्वीक किया, कैलकुलेशन की तरफ थोड़े से शिफ्ट हो गए, बस इतना सा चेंज आया, है ना? और उसमें भी ये ध्यान रखना है कि अपन पुराना कंपेयर जब करते हैं ना, तो अपन सिर्फ़ 17 का मेंस वाला पेपर देखते हैं, और चीज़ें नहीं देखते। भई सिर्फ़ 17 का मेंस का पेपर ही तो डिफ़िकल्ट आया था, बाकी अब प्री के पेपर उठा लो, उसके पहले के मेंस उठा लो तो वो काफ़ी नॉर्मल है ना? जबकि वो एक पेपर ही काफ़ी टफ़ आ गया था, उसी से अपन ने बहुत चीज़ें फिर हवा बना ली चीज़ों का, ठीक है? तो मेन चीज़ ये है ना, तुमको अपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे करने पड़ेंगे, और कॉन्सेप्ट तुम्हारे अच्छे कब होंगे ना, वो जब होंगे जब तुमने प्रीवियस ईयर सवाल जो अब तक आए हैं ना वो तुमने बढ़िया से लगा रखे हैं। अब मान लो जैसे कोई भी चैप्टर है ना, जैसे प्रॉफिट लॉस चैप्टर है, उस पे वही कोई नया क्या सवाल बनाएगा। अभी तक उस पे जितने सवाल बनने थे वो ऑलरेडी बन चुके हैं, है ना, अलग अलग तरीके से। बंदा ज़्यादा क्या करेगा, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी टफ कर देगा, या फिर 2 या 3 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके एक सवाल बना देगा। अगर अब प्रीवियस लगाने से क्या होगा ना, तुमने अगर 2-3 बार प्रीवियस लगा रखे हैं ना, तो कुछ भी नया सवाल आया है ना, तो तुमने ऑलरेडी उस तरह के काफ़ी सवाल लगा रखे हैं ना, जो उससे मिक्स होके आ रहे हैं। तो तुम्हारा दिमाग कैसे काम करेगा कि यार पहले मेरे को वो वाला पोर्शन है कॉन्सेप्ट का वो यूज़ करना है, सेकंड में मेरे को वो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, थर्ड में वो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। लेकिन अगर तुमने प्रीवियस ईयर लगाए नहीं रखे, है ना, बिल्कुल तुम एकदम नए चल रहे हो, एकदम नई बुक लगानी शुरू कर दी, है ना, तो उससे हुआ क्या कि भाई तुम कुछ भी अगर नया आ जाता है ना सवाल, मान लो एक आध सवाल भी टफ आ गया, तो उस तक पहुँच ही नहीं पाओगे, तुम उसके सॉल्यूशन तक नहीं पहुँच पाओगे। और ऐसा नहीं होता कि भाई सारे सवाल ही टफ आते हैं ना, क्योंकि एसएससी की खुद की एक गाइडलाइन है। अब एक चीज़ तुम ये सोचो कि भाई टीसीएस है, वो ऐसा तो नहीं खाली एसएससी के पेपर कराता है ना, वो और भी चीज़ों के पेपर कराता है, बैंकिंग के भी कराता है। अब ऐसा हुआ है कभी कि भाई बैंकिंग में जो रीजनिंग आती है ना, वो एसएससी में आ गई हो, या फिर जो एसएससी की जो रीजनिंग आती है, एसएससी की जो मैथ्स आती है वो बैंकिंग में आ गई हो। ऐसा नहीं होता है। एसएससी की जो भी एग्जामिनेशन बॉडी है ना, उसकी खुद की एक पर्सनल गाइडलाइन होती है कि भाई हमको हमारा पेपर ऐसा चाहिए, इस लेवल का चाहिए, उसके हिसाब से आप पेपर बनाओ। ऐसा नहीं होगा कि आप इसका पेपर तो आप ऐसा बना रहे हो तो हमको भी वैसा ही पेपर बना के दे दो, है ना, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये खुद ही एसएससी गाइडलाइन जारी करेगी उनको कि भाई हमारा ये सिलेबस है, हम हमारा ये पैटर्न है, और आप इस लेवल का पेपर बनाओ। और मान लो कि टफ बन भी गया तो वो सबके लिए बनेगा, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ तुम्हारे लिए टफ बन रहा है। तो ये वाली गलती मत कर देना, कि ये वाली गलती बहुत बच्चे करते हैं कि टफ 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 के चक्कर में फंस जाते हैं, है ना, और जो नॉर्मल बेसिक है ना वो भूल जाते हैं। तुम प्रीवियस ईयर सवाल करोगे ना तो तुम्हारे दिमाग की जो एनालिटिक रीजनिंग है ना वो अपने आप इंप्रूव होती है। तुम जैसे परसेंटेज कर रहे हो, तुम परसेंटेज तुमने 300-400 सवाल लगा लिए, तो तुमको हर तरीके से पता है कि भाई ऐसे घुमा के पूछता है ना, किस तरह का सवाल आएगा तो मैं क्या करूँगा। और तुम्हारा खुद का दिमाग डेवलप होता है कि भाई परसेंटेज है उसको मैं कैसे फ्रैक्शन में बाँटूँ, है ना, उसको कैसे यूज़ करूँ, परसेंटेज को मैं कैसे रेशियो की तरह यूज़ कर लूँ कई बार। तो वो जब तक नहीं होगा तब तक तुमने सवाल नहीं कर रखे होंगे, है ना। और ये जो किताबें हैं ना, जैसे क्वांटम कैट हो गई, या फिर कोई नई किताब भी आएगी, या फिर जो इस ये वाले जो भी वेंडर सेलेक्ट होगा, वो उसके जो पेपर हुए हैं, तो ज़्यादा ज़्यादा क्या करना, उसके का पेपर लगा के देख लेना, है ना। और पहले अपने प्रीवियस ईयर तो सवाल कर लो, जो तुमने बुक ले रखी है प्रीवियस ईयर की वो कर लो। भाई अभी किसी को पता नहीं है ना, किसी को नहीं पता कि भाई कौन से सवाल आने वाले हैं, कौन से नहीं आने वाले, ठीक है। जब पहली बार एग्ज़ाम होगा वो सबके लिए नया होगा, लेकिन उन बच्चों के पास थोड़ी-सी राहत रहेगी, जिन्होंने सवाल कम से कम प्रीवियस ईयर जो अभी तक आए हैं ना, वो कर रखे हैं। क्योंकि अगर आपने वो भी नहीं कर रखे होंगे ना, तो फिर आपकी फिर प्रैक्टिस ही क्या है ना? आपको आता ही नहीं होगा कुछ। आपने मान लो कि सिर्फ़ नोट्स वाले सवाल कर रखे हैं, जैसे पहले करता था मैं कि खाली नोट्स वाले सवाल लगा लिए, उससे बाहर कुछ आ गया तो मेरे से नहीं होगा। तो वो चीज़ मत करना, है ना? क्योंकि तुम एक किसी टॉपिक के बहुत सवाल लगा लेते हो ना, 300-400, तो उस टॉपिक में से कुछ भी आ जाए, है ना? कुछ भी आ जाए, तुम कहीं तक तो पहुँच जाओगे। तुम्हारा बेसिक तो तुम्हारा कम से कम क्लियर होगा ना।
अपन ट्रिक्स ट्रिक्स करते हैं। उससे होता क्या है भाई, तुम सवाल इतने लगा लेते हो कि तुमको समझ में आता है कि भाई ट्रिक्स में हो क्या रहा है ना। ट्रिक्स अगर कोई ऐसी ट्रिक आ रही है ना कि सडनली सवाल हो जा रहा है, तो वो ट्रिक नहीं है, वो अपन एग्जाम में यूज़ भी नहीं कर पाते। लेकिन जो ट्रिक का मेरे हिसाब से ट्रिक चीज़ क्या है ना कि तुम बीच के 2-3 स्टेप खा जाते हो, वो मेरे लिए तो वही ट्रिक है कि तुमको भाई कुछ ऐसा तरीका मिल गया कि तुमने स्टेप 1 लिखी, स्टेप 2, 3, 4 तुमको कोई ज़रूरत नहीं है उसको सॉल्व करने की, सीधा तुम स्टेप 5 पे पहुँच गए। तो वही ट्रिक है, और वो चीज़ आएगी तुम्हारी प्रैक्टिस से, है ना। जब तक तुमको प्रैक्टिस नहीं होगी ना, तब तक तुम उस चीज़ पे नहीं पहुँच पाओगे। तो इन इन चक्करों में मत पड़ो कि भाई वेंडर चेंज हो गया तो मैं क्या करूँ। तुम्हारी जो किताब है ना, कोई सी भी हो, राकेश यादव सर की है, किरण है, पिनेकल है, उसको भाई 2-3 बार करो, है ना। और वो जब तुम्हारी हो जाए ना, वो किताब जब तुम्हारी 2-3 बार हो जाए उसके बाद तुम चाहो तो भले ही जो भी वेंडर सेलेक्ट हो, उसने जो लास्ट एग्ज़ाम कराए उसके 2-3 पेपर सॉल्व कर लेना, है ना। लेकिन अभी से इस चक्कर में पड़ जाओगे ना कि यार वो तो वेंडर चेंज हो गया, अब मैं पढ़ाई छोड़ दे रहा हूँ, अब मेरे को कोई मतलब नहीं है, अब जब तक सेलेक्ट नहीं होगा तब तक मैं कुछ नहीं करूँगा, तो फिर भाई तुम बहुत बच्चों से बहुत पीछे हो जाओगे। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखो कि यार ये जो चीज़ है ना, ये होती रहती है। पहले भी जब टीसीएस चेंज हुआ था ना, तो ये बहुत हल्ला हुआ था इस चीज़ का, है ना। जबकि उसका इम्पैक्ट कुछ बहुत ज़्यादा पड़ा नहीं है, सवाल उसी तरह के पूछे, थोड़ा कैलकुलेशन उन्होंने बढ़ा दी बस, और कुछ नहीं करा, है ना। जो ज्योमेट्री के टफ सवाल आते थे वो उन्होंने बंद कर दिया। मान लो ये स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, क्या दिक्कत है भाई। तुमको बहुत ही अगर डर लग रहा है ना कि मान लो पहले ऐसा ना आ जाए, तो अभी 18 से लेके अभी तक तो करते ही हैं अपन पेपर सॉल्व, 17 का मेन सवाल और कर लो, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। और ये है कि जब तुम सवाल करो ना, तो कॉन्सेप्ट को बहुत ढंग से पढ़ो, ऐसा नहीं है कि सवाल करते जा रहो। और सवालों का खुद को तुमको लगेगा कि एक फ़ायदा होगा। जैसे मान लो कि तुम ज्योमेट्री के सवाल कर रहे हो, ठीक है, और ज्योमेट्री के तुम एक तरह के 3-4 सवाल करोगे ना, तो उसे तुमको उससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता है। ऐसा नहीं होता कि भाई तुमने मान लो सर ने कॉन्सेप्ट पढ़ाया, है ना, अपन एक फॉर्मूला तक पहुँचे, तो वहाँ अपना बोलता है कि ठीक है, यहाँ यहाँ अपन फॉर्मूला तक आ गए, है ना। लेकिन उसके अपन 6-7 सवाल जब कर लेते हैं ना, तो अपने को ये क्लियर होता है कि यार हाँ, क्यों पहुँच रहे हैं अपन इस जगह, इस फॉर्मूला तक, और इसको मैं यूज़ कैसे कर पा रहा हूँ। तो वो सिर्फ सवालों से होगा, वो तुम्हारा सिर्फ ये नोट्स वगैरह चीज़ों से नहीं होता है ना। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम तुम सवाल लगाओ। तुम अभी भी सवाल जितने ज़्यादा लगाओगे ना, मैथ्स का तो भाई फंडा ही क्लियर है ना, चाहे तुम कोई सी क्लास में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, है ना। मैथ्स से तुम जितने सवाल लगा लोगे, तुम्हारा फंडा उतना क्लियर होता जाएगा, ठीक है। जैसे मैं प्रीवियस जब करता था ना, कि मान लो मैंने एक बार करा है ना, तो एक बार बेसिक से कर लिया, है ना, सवाल नहीं हुआ तो फिर अगली बार उसी को करते हैं ना, तो अपने आप दिमाग काम करता है कि यार मैंने अब ये चैप्टर पढ़ लिए है ना, अब इसका करने का तरीका ये भी हो सकता है। जैसे डिजिट सम मैं बोलता हूँ कि भाई डिजिटल सम बोलते हैं उसको, है ना। डिजिटल सम को यूज़ कैसे करें, तो वो जब तुम पहली बार करोगे ना, तो यूज़ नहीं कर पाओगे। लेकिन जब मैं वापस सवाल लगाने लगा ना, जैसे परसेंटेज के, प्रॉफिट लॉस के, तब मेरे को थोड़ा समझ में आया कि हाँ यार, इसमें मैं डिजिटल सम से जा सकता हूँ, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट वाले सवालों में इसमें मैं डिजिटल सम से जा सकता हूँ। तो वो चीज़ धीरे धीरे डेवलप होती है ना, ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी तुरंत डेवलप हो जाएगी। तो इस चीज़ को बहुत क्लियर रखो, अपने प्रीवियस सवालों को मत छोड़ना। छोड़ दोगे तो बहुत पछताओगे बाद में, है ना। तो कुछ नया आएगा, सबके लिए नया आएगा। प्री तो सबको फर्स्ट टाइम ही देना है, ठीक है। तो बेटर है कि जो अभी तक सवाल आए हैं उसको कर लो, और मेंस में अगर प्री में अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो उस तरह के सवालों को और कर लेना, 17 का मेंस देख लेना। उससे कुछ ज़्यादा चेंज होने वाला नहीं है, और होगा तो सबके लिए होगा ना। तो कट ऑफ अपने आप गिर जाएगी, सबके लिए होगा तो उसकी ज़्यादा फिक्र मत करना। जो कर रहे हो वैसा का वैसा करते रहो, ठीक है।